हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जी एस अकेडमी में। प्यारे दोस्तों, देखिए कल की वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सौरमंडल। तो दोस्तों, सौरमंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और यहाँ से प्रश्न 100% बनते हैं। तो इसका एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आइए आज दूसरे पार्ट को कवर करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है आर्कटिक क्षेत्र में। प्यारे दोस्तों, अगर आर्कटिक क्षेत्र की बात करें तो देखिए आर्कटिक जो क्षेत्र है वो पृथ्वी में 66.5 डिग्री उत्तर की ओर होता है। तो हमारा नया प्रश्न है, सूर्य में काला धब्बा क्या है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है, धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जन करने में असमर्थ हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 71%। दोस्तों, अगर मैं सूर्य में टोटल उसके अवयव की बात करूं तो देखिए सूर्य का जो 100% है उस 100% में से 98% जो भाग है देखिए दो ही गैसों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से। जिसमें भी अगर बात करें, ठीक है, 98 में से तो 71% अकेली भागीदारी किसकी है, हाइड्रोजन की है, जबकि 27% जो भागीदारी है वो इसमें हीलियम की है। शेष 2% भाग में अन्य सभी गैसें पाई जाती हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। दोस्तों, अगर इस प्रश्न में मैं बात करूं तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा रहेगा सूर्य। देखिए सूर्य एक तारा है, जबकि अन्य में पॉइंटों की बात करूं तो चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह हो गया, जबकि शुक्र और पृथ्वी क्या है, एक प्रकार से ग्रह होते हैं। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है शुक्र ग्रह। दोस्तों, हमारा नया प्रश्न है, सुपरनोवा क्या है। देखिए सुपरनोवा की अगर बात करें तो सुपरनोवा, कल मैं आपको बता चुका था कि सुपरनोवा असल में तारे की ये मृत अवस्था होती है। तारा जब अंतिम चरण में होता है, मृत अवस्था में होता है, तो उसी को हम सुपरनोवा के नाम से पुकारते हैं। हमारा नया प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, उत्तरी ध्रुव की अगर बात करें तो देखिए उत्तरी ध्रुव की जो खोज है ये रॉबर्ट पियरे के द्वारा की गई थी। दोस्तों, अगर ध्रुवों की बात करें तो कुल ध्रुवों की संख्या 2 है। देखिए एक तो उत्तर की ओर जो ध्रुव है उसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की ओर जो ध्रुव है उसे दक्षिणी ध्रुव के नाम से हम पुकारते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है उत्तरी ध्रुव की खोज। तो देखिए उत्तरी ध्रुव की जो खोज है वो रॉबर्ट पियरे के द्वारा की गई थी, जबकि दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो एमंडसेन के द्वारा, ठीक है, ये खोज की गई थी। तो हमारा नया प्रश्न है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। देखिए साउथ पोल पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति की बात करें या फिर आपसे कहे कि बताइए दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी, तो इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा। इस प्रश्न का आंसर हमारा रहेगा, देखिए दोस्तों, एमंडसेन, ये आंसर रहेगा। तो हमारा नया प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। देखिए ये प्रश्न जो है इसमें जो सभी 4 विकल्प हैं उनसे 4 के 4 अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इस प्रश्न की बात करें तो इसका सही आंसर हमारा होगा चंद्रमा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा गया होता कि बताइए पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला था, फिर सूर्य हो जाता। अगर आपसे पूछे कि बताइए पृथ्वी के सबसे निकटवर्ती ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का सबसे निकटवर्ती ग्रह कौन होगा, शुक्र हो जाएगा। जबकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए पृथ्वी के सबसे निकट सूर्य के अलावा जो तारा है वो कौन है, वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी से प्रकाश की जो वैल्यू है वो पृथ्वी तक कितने समय में आती है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा। तो हमारा नया प्रश्न है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर रहेगा लद्वैक्ष गोलाभ। तो हमारा नया प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है। दोस्तों देखिए हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। देखिए ये सूर्य हो गया और ये हमारी पृथ्वी हो गई। अब यदि अगर पृथ्वी हमारी सूर्य का चारों ओर से चक्कर लगाएगी तो पृथ्वी को कुल मिलाकर के कितना कोण चलना पड़ेगा, 360 डिग्री का कोण चलना पड़ेगा। और प्रतिदिन के हिसाब से बात की गई है तो देखिए पृथ्वी जो है वो सूर्य का जो चक्कर है एक चक्कर लगाने में लगभग लगभग कितना समय लेती है,
65 दिन का समय लेती है। तो दोस्तों यदि अगर 1 डिग्री भी चले तो 365 डिग्री कोण उसको चलना पड़ेगा। तो दिए गए विकल्पों में अगर हम ध्यान करें तो सबसे निकटवर्ती हमारा आंसर क्या रहेगा? 1 डिग्री प्रति दिन के हिसाब से। तो हमारा नया प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल। देखिए, सूर्य के परितः अगर हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है तो पृथ्वी की जो गति है उस समय सबसे अधिक होगी जब वह सूर्य के सबसे निकट होगी। दोस्तों चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में निकटतम दूरी को हम किस नाम से पुकारते हैं, और आप कमेंट करके बताइए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में निकटतम दूरी किस तिथि को होती है। तो इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है। देखिए, पृथ्वी के भ्रमण की जो गति है वो है 27 किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से। तो हमारा नया प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है। देखिए, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर रहेगा 12,800 किलोमीटर। दोस्तों अगर हम बात करें पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर व्यास की, तो देखिए व्यास का जो शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, वो त्रिज्या का आधा होता है। तो दोस्तों अगर मैं भूमध्य रेखा में, ठीक है, यहाँ तक की बात करूँ तो यहाँ तक की दूरी हमसे पूछी गई है और इसी का आंसर क्या रहेगा? 12,800 किलोमीटर रहेगा। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है, और साथ ही साथ इसके बाद मुझे बताइए कि पृथ्वी की टोटल ध्रुवीय लंबाई कितनी है। इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, पृथ्वी की परिधि है। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर रहेगा 40,075 किलोमीटर। देखिए, पृथ्वी की परिधि का क्या मतलब है? पृथ्वी की परिधि का मतलब है कि पृथ्वी के चारों ओर से लगाया गया एक चक्कर, पृथ्वी के चारों ओर से लगाया गया जो एक चक्कर है वो उसकी परिधि हो जाएगी, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 40,075 किलोमीटर होती है। इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? दोस्तों कल भी ये पॉइंट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। देखिए अगर मैं, ठीक है, पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में बात करूं तो देखिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बड़े दिन की अवधि एक दूसरे के अपोजिट होती है। देखिए अगर उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा तो उसी दिन क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध का छोटा दिन होगा, और जिस दिन दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन होगा उसी दिन क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबे दिन की अवधि कब होती है। तो आप सभी को जानकारी है, देखिए हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं और उत्तर में हमारे, ठीक है, जो बड़े दिन की अवधि होती है वो कब होगी? जून के माह में। तो इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा? 21 जून। दोस्तों यहीं से अगर आपसे पूछा गया होता कि बताइए दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध का ये सबसे छोटा दिन है, क्योंकि इस दिन उत्तर की ओर सूर्य की अवधि क्या होगी? अधिक होगी। तो इसी कारण से सूर्य कम चमकेगा कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध में कम चमकेगा। इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? दोस्तों देखिए अगर हम बात करें पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटे दिन होने के लिए, तो सबसे छोटे दिन की अवधि कब होगी? ये होगी 22 दिसंबर को। हमारा नया प्रश्न है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। देखिए ध्रुवों पर दिन की अवधि की अगर बात करें तो 6 माह के दिन और 6 माह की रातें होती हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? दोस्तों अगर सारे के सारे हम 8 के 8 ग्रहों में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो औसत घनत्व है वो किसका होता है? बुध का होता है। जबकि चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो हमारा नया प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? दोस्तों सौर प्रणाली की खोज की अगर बात करें तो देखिए कल भी ये प्रश्न था, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कोपरनिकस। तो हमारा नया प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? दोस्तों सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड है, ठीक है, उसे हम ग्रह के नाम से पुकारते हैं। तो इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपग्रह। इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? केपलर महोदय के द्वारा। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो देखिए सौर मंडल में कुल ग्रहों की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? 8 है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सौर मंडल के कितने ग्रह हमारे जोवियान ग्रह कहलाते हैं और कितने ग्रहों को हम ठोस ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह के नाम से पुकारते हैं। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुआयत से पाया जाता है? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर रहेगा हीलियम। इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है 8.3 मिनट। देखिए दोस्तों अगर बात करें सूर्य के प्रकाश की, तो सूर्य का प्रकाश देखिए एक्चुअल में तो 8 मिनट
और 18 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंच जाता है, तो ये आपके विकल्पों पे डिपेंड करेगा कि इसके सबसे निकटवर्ती कौन सा हमारा आंसर है। तो इसके निकटवर्ती हमारा सबसे सही आंसर जो निकटवर्ती होगा वो 8.3 मिनट ही होगा। तो हमारा नया प्रश्न है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। तो देखिए सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है, ये है बुध। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों, पृथ्वी के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है। तो हमारा नया प्रश्न है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 88। दोस्तों अगर हम बात करें बुध नक्षत्र की, तो देखिए बुध नक्षत्र किसे कहा गया है, बुध के द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में जितना समय लगता है उसे हम किस नाम से पुकारते हैं, बुध नक्षत्र के नाम से पुकारते हैं। और बुध को एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, 88 दिनों का। तो दोस्तों इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बुध। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।